नमस्कार दोस्तों, सिविल पांडा के YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग MPPSC मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र क्रमांक 5 का अध्ययन कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हम लोगों ने विभिन्न टॉपिक्स को कवर कर लिया। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों विराम चिन्हों के बारे में। किसके बारे में? विराम चिन्हों के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हिंदी में कौन कौन से विराम चिन्ह है, किन किन विराम चिन्हों का हम लोग प्रयोग करते हैं, कब किस विराम चिन्ह का कैसे प्रयोग किया जाता है, कब कहाँ किस प्रकार से हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, विराम चिन्हों का क्या महत्व है, विराम चिन्हों की क्या परिभाषा है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं, जिसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं मित्रों किसके बारे में? विराम चिन्हों के बारे में। तो हेडिंग यहाँ डालते हैं हम लोग विराम चिन्ह। जिसे इंग्लिश में कहते हैं मित्रों पंक्चुएशन। क्या कहते हैं? पंक्चुएशन। इनके महत्वता देखिए, यहां से हम लोग परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक बात हमने बोल दी, रोको मत जाने दो। एक भाई से हमने बोला रोको मत जाने दो, और दूसरे भाई से हमने बोला यही बात है, रोको मत जाने दो। एक भाई से हमने बोला दोस्तों रोको मत जाने दो, और दूसरे भी से बोला हमने रोको मत जाने दो। जब हमने ये बोला तो सामने वाला समझ ही नहीं पाया कि ये भाई सब कहना क्या चाहते हैं, सामने वाले को रोक कर रखना है कि जाने देना है। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हो रही थी। तो इस समस्या से निपटान करने के लिए हमारे सामने ये उपस्थित हुआ। कौन? ये। इसने कहा भाई साहब आपकी समस्या को दूर करने का उपाय हमारे पास है। तो हमने पूछा कौन सा उपाय है? तो ये क्या कहता, कुछ मत कर दीजिए, आप अपने भाव और विचारों को स्पष्ट करना चाह रहे हैं ना, यही समस्या है। तो क्या करिए, भाव और विचारों को स्पष्ट करना है ना, तो वाक्य में क्या प्रयोग कर लीजिए, हमारा प्रयोग तो करिए एक बार सही। क्या कहा इसने कि आप अपने भाव और विचार स्पष्ट करना चाहते हैं। तो जब आप अपने भाव और विचारों को स्पष्ट करना चाहते हैं तो हमारा प्रयोग तो कर लीजिए। तो हमने कहा चलिए बताइए कैसे किया जाए। ठीक है, हम आपका प्रयोग तो करेंगे। तो इन्होंने कहा हमारे कई रूप हैं, परंतु हिंदी में हमारे 20 रूप ही प्रचलित होते, उनमें से किसी एक रूप का प्रयोग कर लीजिए। हमने कहा वो कौन सा रूप? तो इन्होंने कहा वो हमारा कौन सा रूप? अल्प विराम। तो हमने एक बार यहां लगा दिया और एक बार यहां लगा दिया। चले दूसरे कलर से करते हैं, जैसे आपको दिखाई भी दे। एक बार ये लगा दिया और एक बार यहां पर लगा दिया। तो देखिए ये लगाया, तो हमारी समस्या का समाधान होगा। तो फिर इसने कहा देखिए भाई साहब आपकी समस्या का समाधान हमने कितनी आसानी से कर दिया। क्या कर दिया? कितनी आसानी से। अब देखिए प्रश्न इसने पूछा था ना कि आप क्या चाहते, अपने भाव और विचारों को स्पष्ट करना चाहते हैं ना। ठीक, तो यहां से आप सिंपल सा परिभाषा बता सकते हैं कि भाव और विचारों के स्पष्टता हेतु, भाव और जो हमारे विचार है उनके स्पष्टता हेतु वाक्य के मध्य या अंत में भी आप लगाएंगे, बात खत्म हो गई। वाक्य के मध्य या अंत में प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा समझ में आई दोस्तों? क्या परिभाषा बनी? हमें कुछ भी नहीं किया हमने। जो इसने प्रश्न पूछा था कि आप क्या करना चाहते हैं, तो इसका प्रश्न था कि भाई साहब क्या आप अपने भाव और विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट करना चाहते थे? तो हमने कहा जी हाँ, हमें अपने भाव और अपने विचार उनको सही तरीके से सामने वाले को समझाना कि समझ में आ जाए। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारा प्रयोग करिए, हमारे 20 रूप हैं हिंदी में। ऐसा इनको किसने बता दिया था? तो ऐसा इनको बताया था कामता प्रसाद गुरु ने। किसने बताया? कामता प्रसाद गुरु ने बताया कि तुम्हारे 20 रूप हैं, जाओ वत्स तुम्हारे 20 रूपों का हिंदी में प्रयोग किया जाए। तो बोले ठीक है। तो इन्होंने हमें बता दिया कि हमारे 20 रूप हैं, आप प्रयोग कर लीजिए। तो हमने कहा कौन सा रूप प्रयोग कर लें? तो इन्होंने कहा ये रूप प्रयोग कर लीजिए जिसका नाम था अल्प विराम। जैसे दोस्तों नवरात्रि में है ना 9 देवियां होती हैं,
प्रत्येक दिन अलग, जैसे पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, ठीक है। तो इसी प्रकार इसके भी अलग अलग 20 रूप हैं, तो 20 रूप के अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। तो परिभाषा क्या बन गई? भाव और विचारों को स्पष्ट करने हेतु वाक्य के मध्य या अंत में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। समझ में आई परिभाषा दोस्तों? क्या बनी परिभाषा? हम लिख कर देखते हैं यहाँ पर क्या परिभाषा है अपनी। भाव और विचारों को स्पष्ट करने हेतु वाक्य के मध्य या अंत में प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। यह हो गई परिभाषा। आप उदाहरण लगा देखते, जैसे जैसे क्या हो गया, रोको मत जाने दो, यही लिख दीजिए आपने, रोको मत जाने दो। ये देखिए, एक यहां पर प्रयोग कर लिया, एक यहां पर प्रयोग कर, ये हो गया आपका विराम चिन्ह की परिभाषा। अब प्रश्न बनता है कि हमने पूछा, चलिए हमने प्रयोग तो कर लिया, तो विराम चिन्ह हमसे पूछता, चलिए आपने हमारा प्रयोग कर लिया, अपने भाव और अर्थ को स्पष्ट कर दिया, तो चलिए आप ये बताइए, ये इसका हमारा महत्व क्या है आपके जीवन में? इसने प्रश्न किया कि हमारा महत्व बताइए। तो अगला प्रश्न बना, विराम चिन्हों का क्या महत्व है? तो देखिए, सबसे पहली चीज, हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पा रहे। तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, भाई हमें अपने विचारों को व्यक्त करना है ना। तो पहला पॉइंट हो गया भाव और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में। क्या हो गया? भाव और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में। पहला पॉइंट तो हमारा परिभाषा से ही निकला है, या और सरल में से कह सकते, छोटे में यदि किसी को लिखना, भाव और विचारों के स्पष्टता है। क्या कह सकते हैं? भाव और विचारों के स्पष्टता में इसका पहला महत्व निकल आया। और जब दूसरे महत्व की बात आती है तो इसके प्रयोग से क्या थे, हमारे जो वाक्य है, वाक्यों में उतार चढ़ाव लाया जा सकता है। क्या होता है दूसरा पॉइंट? वाक्यों में उतार चढ़ाव, जिसे आप कहते हैं आरोह अवरोह। वाक्यों में उतार चढ़ाव लाने में भी विराम चिन्हों का योगदान आता है। तीसरा पॉइंट, जो पाठक होता है, कौन दोस्तों? जो पाठक होता है, लेखक के भावों को आसानी से समझ लेता है। तो तीसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? पाठक द्वारा लेखक के भावों को सरलता से समझने में
और तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, भाषा में सजीवता। अब कैसे दोस्तों, जैसे आप कुछ पढ़ रहे होते हैं तो सजीवता कैसे आ जाती है, पढ़ते पढ़ते आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मुंह खोल लेते हैं। जैसे आप नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ते हैं, उस कहानी में आप डूबने लगते हैं। डूबते कब? जब उसमें विराम चिन्हों का भी सटीकता के साथ प्रयोग, कहीं पर आश्चर्य होता है तो देखिए ऐसा चिन्ह बना होता तो आप भी समझ जाते कि आपका मुंह खुला का खुला रह जाए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसी प्रकार क्वेश्चन होता है तो आप भी स्वयं सोच रहे हैं ये क्वेश्चन यही किया गया था, यदि कहीं पर ऐसा चिन्ह दिख जाता है तो क्या आप उसको एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन हुआ होगा, ये प्रश्न इस तरीके से पूछा गया होगा, उसकी आवाज ऐसी रही होगी। तो इससे क्या था, भाषा में संजीवता। तो सिंपल से 3, भाव और विचारों की स्पष्टता में, दूसरा वाक्यों में आरोह अवरोह लाने में, तीसरा हो जाए पाठक के द्वारा लेखक के भावों को सरलता से समझने में, और चौथा पॉइंट क्या होगा, भाषा में सजीवता आ जाती है। इसको यदि अपन क्या विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अलावा भी आप चाहें तो क्या कह सकते हैं, लिखित भाषा में स्पष्टता, अर्थपूर्णता। लिखित भाषा में इसके प्रयोग से क्या आते, स्पष्टता आ जाती है, अर्थ स्पष्टता और बोधगम्यता, इन तीनों का समावेश हो जाता है। किसका हो जाता, स्पष्टता, अर्थ का अर्थ व्यंजना सही हो जाते हैं, और चौथा बोधगम्यता। इस तीनों चीजें आप ध्यान रखें। ये हो गया आपके विराम चिन्ह के लाभ या महत्व या उपादेयता या योगदान। ठीक, हमने इसको उत्तर दे दिया। अब आगे आता है, हमने प्रश्न पूछा, चलिए बताइए विराम भाई के आपके 20 प्रकार हैं, और ये 20 प्रकार का वरदान आपको किसने दिया था, तो हमें पता चला ये कामता प्रसाद गुरु थे। कामता प्रसाद गुरु। भाई गुरु इंसान है तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, तो अब ये गुरु इंसान जो थे इन्होंने ही इसको वरदान दिया था, किसको, विराम चिन्ह को। क्या वरदान दिया कि जाओ विराम तुम्हारे 20 प्रकारों का प्रयोग हो। क्या कहा इन्होंने, जाओ विराम तुम्हारे 20 प्रकारों का प्रयोग होगा। तो कामता प्रसाद गुरु ने क्या बताया, विराम चिन्ह के 20 प्रकार के विराम चिन्ह बताए, प्रकार के विराम चिन्ह बताएं। यहां तक तो बात ठीक थी। अब बात आगे आती है, फिर हमने कहा अच्छा तुम्हारे 20 प्रकार है विराम, तो अच्छा ये बताओ तुम्हारे जितने प्रकार उनके नाम क्या हैं और इनका संकेत क्या है, कैसे हम पहचानेंगे इनको और कहां पर इनका प्रयोग करें। तो विराम ने बोलना चालू किया कि देखिए क्रम से, तो चले अपन देखें क्रम से, चलिए अब क्रम से अपन देखना चालू करते हैं। जब हमने देखा तो जब उसने कहा भाई आप कॉलम बना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो हमने कहा ठीक है बना लेते हैं कॉलम। तो हमने कॉलम बना लिया, हमने क्या बना लिया दोस्तों, कॉलम बनाया। तो उसने कहा 3 कॉलम बनाइए। पहले में लिखिए आप विराम चिन्ह, विराम चिन्ह का नाम। हमने कहा ठीक है। फिर कहा उसने आप एक कॉलम में लिखिए संकेत, यहां पर भी बात नहीं। अब कहा उसने कि एक कॉलम और बनाइए, जिस कॉलम में क्या लिखेंगे, उपयोग। कहां पर किसका उपयोग करना है। हमने कहा ठीक है, बनाना चालू किया। पहला ये हो गया संकेत का पतला सा कॉलम, हो गया उपयोग। परिभाषाएं भी आपसे पूछी जा सकती हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि परिभाषाएं नहीं, तो परिभाषाएं भी आप देखते चलें क्या। पहला उन्होंने कहा भाई साहब सबसे पहला आप चालू करिए पूर्ण विराम, पूरे होइए पहले। हमने कहा ठीक है। पहला हमने लिखा पूर्ण विराम। तो हमने कहा ये पूर्ण विराम हिंदी और इंग्लिश का क्या समान होता है। तो उन्होंने कहा दोस्तों, विराम ने हमसे बताया जब मैं पंक्चुएशन के रूप में प्रयोग होता हूं, जब मेरा नाम पंक्चुएशन हो जाता है तब मैं इसमें अपना रूप बदल लेता हूं, और मेरा सिंबल उसमें कैसा रहता है, उसमें डॉट का होता है और इसमें खड़ी पाई का होता है। क्या है सिंबल इसका, हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लें, एक
खड़ी पाई। हमने कहा ठीक है। विराम ने कहा कि पहला है भाई पूर्ण विराम, मेरा संकेत होता मेरे जो पहचान तो आप देखेंगे खड़ी पाई के रूप में। फिर आते हैं उपयोग में। तो उपयोग में जब आते हैं दोस्तों तो पहला पॉइंट क्या, उपयोग में पहला कहां पर होता है दोस्तों, तो पहले चीज याद रखा जब हमारे वाक्य और कथन की समाप्ति पहला हो जाए वाक्य या कथन के समाप्ति पर। हमने कहा ठीक है। फिर कहा इसने और सुनिए अभी बात कंप्लीट नहीं, पहला तो होगा वाक्य और कथन की समाप्ति पर। दूसरा इसने कहा चौपाई, दोहा, सोरठा, छंद की प्रथमावली के अंत में। प्रथमावली मतलब होता है चतुर्थांश जो दोहे छंद में चरण। जैसे देखिए आप देखेंगे चौपाई, मंगल भवने अमंगल हारी द्रवांशु दशरथ अजर बिहार। दोहा चौपाई जो भी होती है उसमें क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको प्रत्येक दोहे में चौपाई में लग जाएगा। दोहे का जो आखिरी चरण होता है उसमें दो खड़ी पाई का प्रयोग करते हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना। ये दो। अब हमने कहा भाई और कहीं है, तो उसने बोला हाँ सर अभी हमारी एंडिंग थोड़ी हुई है। हमने कहा क्यों भाई, कहां पर प्रयोग हो गए, तो ये बोलता है दोस्तों यदि कहीं पर सजीवता लानी, क्या लानी है, यदि कहीं पर सजीवता लानी है तब भी मेरा प्रयोग किया जाएगा। मतलब किसी वस्तु का जीवंत चित्रण करने में, किसी वस्तु का जीवंत चित्रण। हमने कहा जीवंत कैसे, जैसे कहा आपने कह दिया तारों भरी रात, तो क्या होगा, तारों से भरी मतलब किसी जीवंत, मतलब हमें सजीवता के साथ देखिए भाई वो उसमें जीवन है, जीवंत का मतलब जीवन चित्रण, जीवन। तारों भरी रात, चांदनी भरी रात, है ना, तो ये क्या है, ये हो गया आपका इसका प्रयोग। तो आपसे मुख्य परीक्षा में पूछ लिया जाए पूर्ण विराम की कोई तीन ऐसे कौन से थे जहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। पहला वाक्य या कथन की समाप्ति पर हम प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा चौपाई, दोहा, सोरठा, छंद की प्रथमावली के अंत में। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, किसी वस्तु का जीवन चित्रण प्रस्तुत करना। ये हो गया आपका पूर्ण विराम। हमने कहा ठीक है ये आपका पहला प्रकार तो हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब दूसरा फिर पढ़िए। तो चलिए पहले पहला मिटाते हैं। अब उन्होंने कहा चलिए पहला हटाइए अब दूसरा से चालू करते हैं अपन। हमने कहा ठीक। अब अपन आते हैं किस पे, पूर्ण विराम तो हो गया। तो उन्होंने कहा पूर्ण विराम हो गया तब कौन सा आप चाहते हैं, हमने कहा इससे कम वाला है। तो उन्होंने कहा अब आप पढ़िए दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर पे कौन सा नाम दिया, दूसरे नंबर में उन्होंने हमें बताया भाई साहब किसके बारे में, अब आगे बता रहे। दूसरा बताया उन्होंने हमें अर्ध विराम के बारे में। ठीक, तो अब दूसरे नंबर पे हमें कौन सा पढ़ना है दोस्तों, अर्ध विराम के बारे में। तो चलिए यहां पर हमने लिखा अर्ध विराम। तो अब हमने पूछा भाई इसका संकेत भी बता दो। तो उन्होंने कहा कि हमारा संकेत कैसे होता है, ऐसा होता है, ये डॉट और एक ऐसा, जिसे कहते हैं दोस्तों कॉलन। क्या कहते हैं, इसे कॉलम भी कहते हैं, सेमी कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी कॉलम। याद रखें इसे क्या कहते हैं, सेमी कॉलन। अर्थात इसमें किसका किसका मिश्रण है, डॉट का भी है और अल्प विराम का, जिसको इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। तो हमने पूछा चलिए ठीक है ये सब तो ठीक है, लेकिन हम आपका उपयोग कहां पर करें। हमने पूछा हम आपका उपयोग कहां करें। तो इन्होंने तो पहली चीज बताई, क्या बताए, कि जब हम लिखते हैं उदाहरण सूचक शब्द, उदाहरण सूचक शब्द जैसे उदाहरण जैसे इन शब्दों को लिखेंगे तब आप उनके पहले मेरा प्रयोग करें। जैसे आपने परिभाषा लिखी,
क्या लिखे, परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा के बाद यदि उदाहरण देना तो आपको पूर्ण विराम नहीं लगाना है, आपको ये लगाना है। मतलब इसका प्रयोग उदाहरण सूचक शब्दों के पूर्व करते हैं। कहा इन्होंने हमारा प्रयोग आप उदाहरण सूचक शब्दों के पूर्व करेंगे। अब उदाहरण सूचक शब्द क्या होते हैं दोस्तों, जैसे स्वयं उदाहरण शब्द हो गया, जैसे शब्द हो गया, यथा शब्द हो गया, यथा जैसे, इनके पहले आपको किसका प्रयोग करना है, सेमीकोलन का प्रयोग करना। इसके बाद हम और कहां पर करें, तो अब जब दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, तो क्या होगा, विभिन्न उपवाक्यों में क्या होगा, यदि हमने कई सारे उपवाक लिखे उन पर अलग अलग से जोड़ देना है, तब आप इसका प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखा, विभिन्न उपवाक्यों में अधिक जोर देने पर। जैसे दोस्तों एक सिंपल सा हम लोग उदाहरण कहते हैं, जैसे हमने कहा मेहनत ही जीवन है, आलस्य ही मृत्यु। दो अलग अलग, मेहनत जीवन है, आलस्य मृत्यु है। तो हमने इनको जोर दिया कि भाई दोनों इंपॉर्टेंट है। हमने कहा मेहनत ही जीवन है, फिर ये लगा दिया, फिर कह दिया हमने आलस्य ही क्या है, मृत्यु। इसके साथ ही साथ दोस्तों क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में कोई जब संबंध नहीं होता, संयुक्त वाक्य में क्या होते हैं, आश्रित और प्रधान वाक्य। तो संयुक्त वाक्य जब प्रधान वाक्यों में आपस में कोई संबंध नहीं होता है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। क्या बताया इन्होंने, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण, पहले आप लिख लीजिए, संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में, क्या काम ने, संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में कोई संबंध ना हो, वाक्यों में कोई संबंध ना हो। सिंपल सा आप इसको ऐसे समझिए, योजक शब्दों के स्थान पर इसका प्रयोग कर लिया। उन्होंने बताया, हमने पूछा कैसे योजक शब्द देखे, उन्होंने कहा जैसे कहा राम पढ़ता है और लखन खेलता है। तो हमने क्या, हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, राम पढ़ता है और लखन खेलता है। हम ऐसा ना कहे कि हमने क्या कहा, राम पढ़ता है फिर ये कॉलम लगा दिया, लखन खेलता है। तो ये हो गए आपके तीन प्रयोग। अब आपसे पूछ लीजिए, आपने पूछा चलिए ठीक है भाई साहब ये सब ठीक है, लेकिन परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, परिभाषा भी तो एक समस्या है। तो उन्होंने सिंपल कहा अर्धविराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जब किसी भी वाक्य में पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक समय के लिए रुकना होता है, तब जिस विराम चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं अर्धविराम। क्या बताया इन्होंने हमें, परिभाषा के रूप में विराम ने बताया कि सुनिए क्या है हमारी परिभाषा, क्या है हमारा परिचय। हमने कहा ठीक है, तो बताया कि हम वो विराम चिन्ह हैं, हम वो विराम चिन्ह हैं जो पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक समय के लिए प्रयोग होते हैं। हमने कहा अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा चलिए बताइए अब हमें परिभाषित करिए। हमने कहा वे विराम चिन्ह जो पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक समय तक ठहरने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, अर्धविराम कहलाते हैं। ठीक है, अब इतनी बात तो खत्म हो गई। हमने कहा चलिए अब आगे कौन कौन से चिन्ह है, तो उन्होंने कहा चलिए सुनिए, तब हम लोग तीसरा विराम चिन्ह देखते हैं। तीसरे नंबर पे दोस्तों हम कौन सा विराम चिन्ह पढ़ते हैं, तो चलिए तीसरा पढ़ना चालू करते हैं। अब हम उन्होंने कहा पढ़िए अब आप अल्प विराम। हमने कहा ठीक है, तो इन्होंने कहा हमने कहा इसकी परिभाषा भी तो बताइए। तो इन्होंने कहा कि भाई का प्रयोग होना है पूर्ण विराम से बहुत ही कम, जब किसी वाक्य में अल्प का मतलब होता है बहुत कम। तो सिंपल से कहा जब किसी वाक्य में बहुत कम समय के लिए
ठहराव होता है तब प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को अल्पविराम कहते हैं। क्या कहा इन्होंने, वाक्य में बहुत कम समय के लिए आपको ठहरना है तो आप मेरा प्रयोग कर लीजिए। तो हमने कहा चलिए ठीक है, संकेत भी बता ही दीजिए। तो उन्होंने कहा हमारा संकेत ये होता है। तो हमने कहा अच्छा, जो आपने शुरू वाली समस्या को समाधान करने के लिए बताया था। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं, वेच वाला चिन्ह। हमने कहा अच्छा, तो चलिए अब तो एक स्थान पर हमें पता ही चल गया, कुछ स्थान पर आप और बता दीजिए आपको हम कहाँ कहाँ प्रयोग करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी सभी समस्याओं का निराकरण हम तो करेंगे ही। हमने कहा ठीक है। तो चलिए, इन्होंने बताया पहला पॉइंट कि आप कहाँ पर मेरा प्रयोग करें। तो इन्होंने कहा जब एक जैसे शब्द, कब एक जैसे शब्द दो से अधिक बार आए, तब आप मेरा प्रयोग करिए। कैसे, हमने कहा उनका जैसे राम लक्ष्मण सीता तीन आ गए ना, तो ये सब एक जैसे, तो राम लक्ष्मण और सीता। इन्होंने एक बात और बोली कि दो में क्यों नहीं करें। हमने कहा दो में क्यों नहीं कर सकते, दोनों तो एक जैसे हो जाएंगे। तो बोलेंगे भाई दो में आप कर लेंगे तो और को बुरा नहीं लग जाएगा। तो जब भी दो रहेंगे तो आप और का प्रयोग करेंगे, तीन रहेंगे तो तीसरे के पहले आप और का प्रयोग करेंगे। और का प्रयोग हमेशा कहाँ पर आप करेंगे, सबसे आखिरी वाले के पहले करेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है, इस बात को आप ध्यान देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब हमने कहा साहब पहला तो हो गया, लेकिन और कहां पर। तो इन्होंने दूसरा पॉइंट बताया। क्या बताया, आप हमेशा प्रयोग करते हैं किंतु परंतु लेकिन। क्या कहा इन्होंने कि आप हमेशा प्रयोग करते हैं किंतु परंतु लेकिन। तो कहां पर प्रयोग करेंगे। तो हमने कहा अच्छा, मतलब इनके पहले, तो हमने लिख दिया किंतु परंतु लेकिन जैसे शब्दों के पूर्व, अच्छा हमने कहा और कहा। तो उन्होंने कहा अभी रुकिए रुकिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रयोग आपको काम आएगा, संबोधन सूचक जो शब्द हैं, संबोधन सूचक शब्दों के पूर्व। हमने कहा अच्छा, मतलब यहां पर भी हम इसका प्रयोग करेंगे। तो आपका, तो उन्होंने कहा हाँ, आप जब पेपर 5-6वां लिखेंगे ना, तो छठवें पेपर में आप लिखेंगे प्रति, ये प्रति का प्रयोग करना पड़ेगा, महोदय मान्यवर इनका प्रयोग करना पड़ेगा। तो भाई उनके बाद आप कौन सा चिन्ह लगाएंगे। तो हमने कहा अच्छा, मतलब जब पत्र लिखेंगे तब भी ये चिन्ह हमें प्रयोग होगा। तो विराम ने कहा हाँ बिल्कुल होगा। तो ये हो गया तीसरा। अभी बोला अभी रुकिए रुकिए, अभी और जगह प्रयोग करेंगे। हमने कहा कहां पर। तो उन्होंने कहा तारीख लिखते समय, तारीख लिखते समय महीने के बाद। हमने कहा कैसे। तो उन्होंने इसमें उदाहरण दिया कि जैसे मान लीजिए आज कितनी तारीख है, आज है आपकी 17 तारीख। तो मान लीजिए हमने लिखा 17 अक्टूबर। तो जब ऐसे डेट लिखेंगे तो ये लगाएंगे यहाँ पर कॉमा, 17 के बाद स्पेस, फिर अक्टूबर, फिर कॉमा, फिर यहाँ लिखा हमने 2000 कौन सा वर्ष है, 23। तुमने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा आप याद रखिएगा जब आप पत्र लिखेंगे ना अगले लास्ट पेपर में, इसके बाद वाले पेपर में, तो वहां पर भी आपको इसका प्रयोग करते रहना है। तो हमने कहा अच्छा, ये भी। फिर इसके बाद बोले अब तो ठीक है, बात आप आपसी बातचीत में भी मेरा प्रयोग करते हैं। लोग कैसे बोलते हैं कि जब आप बोलते हैं ना हाँ जी, हाँ नहीं, ऐसे शब्द बोलते तब भी आप इसका प्रयोग करते हैं। तो आपको 3 ही एग्जाम में लिखना, तो इसने तो हमें 4 बता दी, 1 2 3 और ये 4। पहला होगा एक जैसे शब्दों 2 से अधिक बार आए तब प्रयोग करना है। दूसरा होगा किंतु परंतु लेकिन जैसे शब्दों के पूर्व इसका प्रयोग करेंगे।
तीसरा होगा संबोधन सूचक शब्दों के पूर्व करेंगे। चौथा होगा तारीख लिखते समय महीने के बाद आप इसका प्रयोग करें। ये तो हो गई बात तीसरा। हमने कहा चलिए 3 तो हो गए, अब अगला बताएंगे आप। हमने कहा ठीक, उन्होंने कहा ठीक है। हमने कहा चलिए जल्दी बताइए। तो उन्होंने कहा सुनिए। अब यहाँ पर सुनने सुनाने की बात फिर से चालू हो गई। तो अब उन्होंने कहा देखिए आपने अर्ध विराम पढ़ लिया है, अल्प विराम पढ़ लिया है, पूर्ण विराम पढ़ लिया है, तो चलिए अब अगला आप पढ़िए अपूर्ण विराम। कौन सा विराम? अपूर्ण विराम। तो हमने कहा ठीक है, अब आप पढ़ाना चाहते तो पढ़ेंगे तो है ही। तो चलिए अब हमने स्टोरी सुनी। तो चौथे अपने कौन से आ गए? चौथा था अपना दोस्तों, चौथा 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 ये चौथा आप लिखिए इससे। अपूर्ण विराम। तो हमने कहा अपूर्ण का मतलब क्या होता है? तो उन्होंने कहा आपने इतनी हिंदी पढ़ ली है तो पता चल गया होगा आ छोटा आ कहीं लिख दिया तो उसका मतलब होता है नहीं, मतलब जो पूरा ना हो वो क्या है? अपूर्ण। मतलब दोस्तों इसका प्रयोग उन्होंने बताया कि जब करते हैं आपको पूरा वाक्य पूरा नहीं लिखना, वाक्य को आपको छोटा लिखना। तो आप मेरा प्रयोग कर लीजिए। हमने कहा ठीक है चलिए बताइए आपका संकेत। तो इन्होंने बताया कि हमारा संकेत ऐसे होता है। कैसे होता है? विसर्ग के जैसे इसका संकेत होता है। हमने कहा अच्छा, तो कहीं विसर्ग बोले गलत हो जाएगा। विसर्ग हम नहीं है, हमें दूसरा नाम विसर्ग नहीं दिया गया। हमें आपके कामता प्रसाद गुरुजी ने क्या नाम दिया है? हमें कामता प्रसाद गुरुजी ने क्या नाम दिया? उपविराम। और ये उपविराम नाम किसने दिया है दोस्तों? तो हमारे कामता प्रसाद गुरुजी ने। गुरु ने अपूर्ण विराम को क्या कहा? उपविराम की संज्ञा दी। ठीक है। अब हमने पूछा प्रयोग भी बता ही दीजिए लगातार। तो उन्होंने कहा सुनिए हमारा प्रयोग अब कहां पर करें। वाक्य को यदि संक्षिप्त में लिखना है, क्या करना है? वाक्य को यदि संक्षिप्त में लिखना है तब आप मेरा प्रयोग करेंगे। वाक्य को संक्षिप्त में लिखने में प्रयोग। तो हमने कहा चलिए आप तो बताए, बोले कितने? तो उन्होंने कहा एक ही मेरा उपयोग बहुत है और यही अपने आप में क्या है? यही अपने आप में PSLV है जो मंगल चला जाता है। तो आपको हमने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा देखो आपने हमेशा देखा होगा ऐसे लिखा रहता है गांधी, फिर ऐसे लिखा रहता है द अनटोल्ड स्टोरी। ऐसे अब दूसरा उदाहरण इसका यदि देख पाएंगे तो और क्या लिखा रहता है? आप देखिए विज्ञान। हम वही उदाहरण देख रहे हैं जो हमने विद्यालय में पढ़े। विज्ञान एक वरदान या अभिशाप। तो ये तो हो गए 4। तो हमने कहा चलिए ठीक है बहुत अच्छा। फिर कहा आप समझ में आ गया ना 4? हमने कहा हाँ चारों क्लियर हो चुके हैं हमारे। तो बोलते हैं अब थोड़ा सा एक अलग सा पढ़ते हैं। वाक्य को छोटा कर लिया ना, अब शब्द को छोटा करने वाला तुम देखो। तो हमने कहा ठीक है तो बताइए। तो उन्होंने कहा तो आप देखिए। हमने कहा बताइए। तो देखेंगे आप बताएं और हम देखना ना चाहें तो चलिए देखना चालू किया। तो हमने देखा मित्रों 5वें नंबर का। तो उन्होंने 5वें नंबर में हमें पता है किसका अध्ययन कराया मित्रों? आप सोचेंगे क्या सर बोल रहे? तो उन्होंने हमें अध्ययन कराया लाघव चिह्न का। किसका अध्ययन कराया? लाघव। क्योंकि वो बार बार हमसे पूछ रहे थे कि आप ये बताइए कि अभी जो 4 हो चुके उनमें आपको कोई दिक्कत है क्या? तो हमने तो बोल दिया था कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है वाक्य को छोटा कर लिया है ना, तो आप चलो शब्द को छोटा करो। तो हमने कहा ठीक है भैया कि आप बताइए, हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो इस चिन्ह का एक नामकरण और किया। किसने? कामता प्रसाद गुरुजी ने। क्या नाम था?
कामता प्रसाद गुरु, इन्होंने इस चिन्ह को एक और नाम दे दिया। तो और उन्होंने इस चिन्ह का नाम दिया दोस्तों संक्षेपण चिन्ह। क्या कहा? संक्षेपण चिन्ह भी कहा और संकेत चिन्ह भी कहा। क्या कहा? कामता प्रसाद गुरु ने कहा कि इन्होंने कहा कि मेरा नाम बार बार बदल दिया जाता है, क्या भी करूं? तो उन्होंने कहा ठीक है, तो अच्छा सा नाम दे दिया संकेत चिन्ह। कौन सा नाम दिया? संकेत चिन्ह। तो इसके दो नाम हम देखते हैं, एक तो संकेत चिन्ह देखते हैं, ठीक है, ये नाम दिया था किसने? कामता प्रसाद गुरु ने, केपी गुरु। और एक नाम और है संक्षेपण चिन्ह। तो आप ध्यान रखिएगा, लाघव चिन्ह को किस किस नाम से जाना जाता है? संकेत चिन्ह के नाम से और संक्षेपण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। तो ये कैसा होता है? तो उन्होंने कहा ये छोटा सा मैं गोलू मोलू सा हूं। हमने बोला अच्छा, तो बोले हाँ मैं गोलू मोलू सा होता हूं, ऐसे प्रयोग होता हूं। हमने कहा आप बताओ फिर प्रयोग कहाँ होंगे? तो इन्होंने सीधे कहा शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने में। हमने कहा अच्छा ये बात है, तो ठीक है फिर। तो हमने कहा कैसे? तो इन्होंने कहा कि जब किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है तब मेरा प्रयोग होता है। और आप लोग जब लिखते हैं MA BA ये सब लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो जब ये लिखते हैं तब इसका मेरा जी भरकर आप लोग प्रयोग करते हैं। हमने बोला अच्छा तो ऐसी बात है। तो बोले परिभाषा बताइए। तो परिभाषा जब बताई इन्होंने, हमने कहा कि किसी शब्द विशेष को संक्षिप्त करने हेतु उस शब्द के पहले अक्षर के बाद लगने वाले चिन्ह को विलाघव चिन्ह कहते हैं। क्या कहा? किसी शब्द विशेष को संक्षिप्त रूप में लिखने हेतु उस शब्द के पहले अक्षर के अंत में क्या? पहले अक्षर के बाद लगाए जाने वाले चिन्ह को लाघव चिन्ह कहते हैं। हमने कहा अच्छा, मतलब शब्दों को संक्षिप्त करना है तो लाघव, और वाक्यों को संक्षिप्त करना है तो किसका प्रयोग करेंगे हम? इसके जो पहले लिखा था अपूर्ण विराम का। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही समझे हैं। तो हमने कहा थैंक यू। तो आगे उन्होंने कहा चलिए अब उदाहरण देख लो आप। तो उन्होंने बता ही दिया था कि जैसे मध्य प्रदेश, B.Ed ये सब लिखा जाता है, डॉक्टर, फिर जैसे डॉक्टर लिखा गया पंडित, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपके जो छोटे छोटे से गोले दिख रहे हैं ना, ये हैं आपके लाघव चिन्ह। जो डिग्रियां होती हैं इनका प्रयोग क्या करते हैं? डिग्रियां, उपाधियां, सरनेम, इसको लिखे संक्षिप्त में लिखने हैं तो हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आप सिंपल सा कह सकते हैं डिग्रियों के नामों को लिखते समय लिखने में, राज्यों के नाम को संक्षिप्त में लिखने में, उपाधियों या सरनेम को संक्षिप्त में लिखने में किसका प्रयोग होता है? लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। अब जब लाघव हो चुका है दोस्तों, लोप की बात चली रही है, तो एक चिन्ह और हम लोग देखते हैं। तो उन्होंने कहा लोप की बात चल रही तो आप एक चिन्ह को और देख लीजिए। हमने कहा कौन सा? तो उन्होंने कहा रुकिए बताते। जब लाघव हो ही चुका है तो आप अगला पढ़ लीजिए 6वें नंबर का कौन सा? लोप चिन्ह। लोप चिन्ह। हमने कहा चलिए ये भी सही है। अब आपकी इच्छा है, लाघव पढ़ा दिए, छोटा करा दिए हैं, तो लोप यदि पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ा दीजिए, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं, क्रम से हमारी चीजें हो जाएंगी। ला से लाघव होता है और ला से लोप होता है। तो लोप के बारे में क्या कहा इन्होंने? लोप का मतलब होता है गायब। लोप का मतलब क्या होता है? गायब करना चीजों को। क्या होना होता है? गायब या लुप्त करना। तो इसका संकेत बताइए। तो उन्होंने कहा मेरा संकेत ऐसे होता है, ये छोटे छोटे डॉट के रूप में होता है, या तो ऐसा होता है, ऑब्लिक मतलब या। और आप इसको सरल तरीके से समझना चाहें तो इसे कहते हैं दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स। इंग्लिश क्या कहते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब इसका उपयोग के बारे में, जब किसी वाक्य या अनुच्छेद के
किसी अंश को लिखने से बचना हो। क्या करना हो? किसी वाक्य अथवा अनुच्छेद, क्या काम है दोस्तों? वाक्य या अनुच्छेद के कुछ भाग को लुप्त करना हो। यहां पर लिख लीजिए, अनुच्छेद या वाक्य के कुछ अंश को, अंश या इसी को भाग भी कहते हैं, कुछ भाग को लुप्त या अज्ञात करना हो या दिखाना हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? तब हम लोप चिह्न। लोप चिह्न का तत्काल फिर से रिवीजन करते हैं। लोप चिह्न का प्रयोग कहां पर होता है? तो क्या बताएंगे आप? लोप चिह्न का प्रयोग कहां पर करते हैं हम दोस्तों? तो लोप चिह्न का प्रयोग हमेशा कहां पर होता है? अनुच्छेद या वाक्य के कुछ अंश या भाग को अज्ञात दिखाने में हम इसका प्रयोग करते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने इसको भी नाम दिया। क्या दिया? इसको भी नाम दिया। तो इसको इन्होंने कौन सा चिन्ह कहा? तो हमने विराम से पूछा कि बताइए कि कामता प्रसाद गुरु ने लो आपको इसमें कौन सा नाम दिया? तो कहते ठहरिए ठहरिए, हम बताते हैं क्या नाम दिया। तो उन्होंने इसको नाम दे दिया था पूरक चिह्न। क्या नाम दिया कामता प्रसाद गुरु ने? पूरक चिह्न नाम दिया। केपी गुरु, केपी गुरु ने क्या कह दिया इसे दोस्तों? पूरक चिह्न। हमने कहा चलिए कम से कम इतने सारे तो लोप चिह्न तो हो गए। तो बोलते चलिए 6 पढ़ लिए ना, अब आपको मजेदार कुछ चिन्ह बताते हैं। हमने कहा चलिए ठीक है बताइए। बोले एक जैसे ही चिन्ह होंगे, 4 3 4 चिन्ह। हमने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, तो आप बस देखना चालू करें। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने 7वें नंबर पे जो चिन्ह बताया हमें, उन्होंने कहा इसे कहते हैं योजक चिह्न। योजक चिह्न। हमने कहा कि अच्छा, तो योजक चिह्न के बारे में आप चर्चा करेंगे यार? तो हाँ, तो हमने कहा कैसा होता है ये बताइए। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं भाई साहब, आप कुछ मत करिए, आपको एक छोटा सा माइनस बनाना है बीच में। हमने कहा ये बात हुई, तो छोटा सा माइनस जो होता है वो योजक चिन्ह है, जो माता पिता और दिन रात के बीच लगता है। तो उन्होंने कहा जी हाँ, वही है आपका कौन सा योजक चिन्ह। हमने कहा अच्छा, तो इसके 3 प्रयोग भी बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कौन सी बड़ी बात है इसका प्रयोग, बहुत सही, बहुत ही सरल चीज है। मतलब इसका प्रयोग कहाँ होता है? शब्द युग्मों के मध्य। हमने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा जो दिन रात बोल रहे हैं, शब्द युग्म बहुत प्रकार होते हैं। समोच्चारित शब्द युग्म होते हैं, विपरीतार्थी शब्द युग्म भी होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इसमें आप परेशान में दिन रात विपरीतार्थी शब्द युग्म होते हैं, यहाँ पर भी इसका प्रयोग होता है। दूसरा इन्होंने कहा और कहां पर होता है, हमने पूछा। तो इन्होंने कहा वाचक शब्द, वाचक शब्द, वाचक शब्दों के पूर्व। हमने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा जब भी आप सा से इन वाचक शब्दों का आप प्रयोग करें तो इनके पहले आप ये लगाएं, क्या लगाएं? जैसे चंद्र सा, मुख चंद्र के बाद डॉट लगाएंगे, फिर सा लिखेंगे। हमने बोला अच्छा, तो मतलब आपका प्रयोग शब्द युग्मों के पूर्व करना है। और कहां पर करना है? वाचक शब्दों के मध्य। कहां करना है? वाचक शब्दों के मध्य करना है। फिर हमने कहा कुछ और भी तो नहीं है विशेष जो आपका छुपा, जो हमें पता ना हो? तो उन्होंने कहा एक बात और आपको नहीं पता है। हमने कहा क्या नहीं पता है? तो उन्होंने सुनिए क्या कहा। उन्होंने कहा कि आप लिखते हैं 1/3, 1/4, 2/3, 2/4। तो जब इसको आप देवनागरी लिपि में लिखेंगे, शब्दों में लिखेंगे, तब भी आपको मेरा प्रयोग करना ही पड़ेगा। हमने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा लिखिए 1/3, ये देखिए। तो उन्होंने ऐसे लिख के बताया कि देखिए ये लगाया ना आपने, तो आप क्या कहेंगे? आप देखिए इसको हम थ्योरेटिकल रूप में कैसे लिखते हैं। शब्द और उनके अंश क्या कहेंगे? जब किसी संख्या के अंश को किसमें लिखा जाता है? संख्या को अंश के रूप में लिखा जाता है, तब देवनागरी लिपि में किसका प्रयोग होता है? योजक चिह्न का प्रयोग होता है। तो हमने क्या लिखा? संख्याओं और उनके अंशों को। तीसरा पॉइंट आप अच्छे से लिख लें। आप समझा तो दिया उन्होंने, तो हमने अब थ्योरी के रूप में समझ के लिखा संख्याओं
संख्याओं और उनके अंशों को शब्दों में लिखने पर। लिखते समय समझ में आया दोस्तों? जैसे 1/3, 1/4, 2/3, 2/4, तो आपका क्या होगा, आप वहां पर इसका प्रयोग करेंगे। तो 3 प्रयोग इस बार इसे एमपीपीएससी 2021 मुख्य परीक्षा में पूछा गया था। योजक शब्दों के प्रयोग की कोई 2 स्थितियां बताइए। तो पहली हो गई शब्द युग्मों के बाद, दूसरा वाचक शब्दों के पूर्व, तीसरा संख्या और उनके अंशों को शब्दों में लिखते समय, जैसे 1/3, 2/4, 2/3, इस रूप में। हमने कहा अच्छा, तो बोले अभी अभी सब्र करिए, इसके जैसे एक और चिन्ह है। हमने कहा कौन सा? तो उन्होंने कहा वो 8वें नंबर में देखेंगे। तो अच्छा, तो 8वें नंबर पे जब पढ़ना चालू किया तो उन्होंने कहा अब देखिए निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह कौन सा चिन्ह दोस्तों? निर्देशक चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह उन्होंने कहा ये आप ऐसे बीच में एक बड़ी सी लाइन खींच दीजिए। कहां पर? आप एक बीच में बड़ी सी लाइन खींच दीजिए तो बन जाएगा निर्देशक चिन्ह। क्या बन जाएगा? निर्देशक चिन्ह। तो हमने कहा अच्छा प्रयोग बताइए कहां पर होता है। तो उन्होंने कहा इसका प्रयोग हम कहां पर करते हैं? किसी अवतरण या अंश को लिखकर, किसी अवतरण या अंश को लिखकर उसके लेखक का नाम बताने में। लेखक का नाम बताने में क्या काम है दोस्तों? किसी अवतरण या अंश को लिखकर उसके लेखक का नाम बताने में। जैसे आप देखिए कि आप दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर या कोई न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो क्या रहता है, हमेशा ऊपर क्या लिखा रहता है? उनके ऐसे कोटेशंस कुछ लिखे रहते हैं, फिर नीचे लिखा रहता है। एक ये दूसरी स्थिति कब है इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? दूसरी स्थिति देखिएगा इसके प्रयोग की। दूसरी स्थिति हो जाती है संवाद में। दूसरी स्थिति कौन सी होती है दोस्तों? जब संवाद किया, जैसे कृष्ण ने कहा फिर लगा दिया जाता है, फिर राजू ने कहा फिर लगा दिया जाता है। तो जब आप कहानी और एकांकी का अध्ययन करते हैं तो जब वहां संवाद होता है, अलग अलग जो पात्र होते हैं अपनी अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं, तो जब जो पात्र कह रहा होता है उस पात्र के नाम के पश्चात हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया कहां पर करते हैं? पात्रों के नाम के पश्चात इसका प्रयोग करते हैं। इसीलिए हमने कहा संवाद में इसका प्रयोग होता है, ये बात आप ध्यान रखें। तीसरा आखिरी पॉइंट है कहां पर प्रयोग करते हैं दोस्तों? किसी पद या वाक्यांश की व्याख्या करने। किसी पद या वाक्यांश की व्याख्या करने में। किसी पद या वाक्यांश की व्याख्या करने में। इसका सिंपल सा उदाहरण देखिए दोस्तों, क्या लिखा हमने? किसी पद या वाक्यांश की व्याख्या करने। तो इसका सिंपल सा, जैसा हमने कहा परिश्रम से सब कुछ मिलता है। परिश्रम से सब कुछ मिलता है। प्रेम, पैसा, पावर, सुख, संपत्ति, यश और वैभव। परिश्रम से सब कुछ मिलता है। पैसा, पावर, संपत्ति, यश, वैभव, सम्मान, प्रतिष्ठा, आपका प्रेम भी आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया आपके निर्देशक चिन्ह। अब यहीं से एक बार उन्होंने और कहा कि भाई अभी रुको, अभी 2 चिन्ह और एक जैसे हम पढ़ेंगे। तो निर्देशक चिन्ह के जैसे ही वो एक नया चिन्ह लेकर आ गए फिर से। तो 9वें नंबर में जो चिन्ह लेकर आए उन्होंने कहा रेखांकन। रेखांकन चिन्ह नाम दिया। हमने कहा अच्छा तो ये क्या होता है? तो इसको पता चला, इसको कहा जाता है अंडरलाइन। क्या कहते हैं? अंडरलाइन। आप देखिए सिंबल कैसा होता है, संकेत। ये संकेत नीचे होता है,
अंडर स्कोप मत समझिएगा, अंडर स्कोप स्पेस के जैसे होता है, स्पेस देने लगा, लेकिन यहाँ स्पेस नहीं। जब किसी अवतरण या वाक्य में शब्द विशेष को उभारना होता, क्या काम ने, किसी अवतरण, मतलब अवतरण कहिए या अनुच्छेद कहिए, अवतरण, अनुच्छेद या चाहे वाक्य को, अनुच्छेद या वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द या शब्दों को उभारने में, तो आप अच्छा सा लिखेंगे यदि शब्दों को रेखांकित करने में। मतलब शब्दों को यदि हाईलाइट करना है तब आप रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो क्या कहा हमने दोस्तों, अवतरण हो चाहे अनुच्छेद हो चाहे क्या हो आपका वाक्य हो, उसमें जो महत्वपूर्ण शब्द या शब्दों को क्या करना है, आपको हाईलाइट करना है, रेखांकित करना है, तब हम क्या प्रयोग करते हैं, हम रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये हो गया 9वां। अब उन्होंने कहा इसके जैसे एक और आखिरी सा चिन्ह है जो आप देख लीजिए। तो 10वें नंबर में जो चिन्ह लेकर आए तो उन्होंने लेकर आए विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह कैसा होता है दोस्तों, उन्होंने कहा विवरण चिन्ह हमेशा ऐसा होता है, आंखों के जैसे। विवरण चिन्ह कैसा होता है आप गौर से देख लीजिए, तो आप देखेंगे 2 डॉट के साथ एक बीच में लाइन होती है, उसे हम कहते हैं विवरण चिन्ह। इसमें क्या होता है, किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने। क्या कहा प्रयोग कहां पर होता है, किसी कही हुई बात को, किसी कही हुई बात को स्पष्ट या उसका विवरण प्रस्तुत करने में। मतलब प्रश्न आता है, प्रश्न का आप उत्तर लिख रहे होते हैं तब भी आप इसी का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा संज्ञा के 4 प्रकार हैं, तो ये चिन्ह लगाते हैं अपन ऐसा, फिर लिखते हैं 1 2 3 4। क्योंकि संज्ञा के 5 है तो 5 लिखेंगे, यदि 3 है तो 3 लिखेंगे। तो ये आपको यहाँ से चीजें समझ में आई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि यहाँ इसका कहाँ प्रयोग करते हैं विवरण चिन्ह का। विवरण चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं जब किसी कही हुई बात को स्पष्ट करना है या उसका विवरण प्रस्तुत करना है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये आपके 10 चिन्ह हो गए। अब चलिए अब अपन आते हैं 11वें नंबर में जो महत्वपूर्ण है। ठीक, 11वीं और 12वें चिन्ह महत्वपूर्ण है, उसके बाद के सभी चिन्ह लगभग ऐसे ही है। तो 11वें नंबर में अब हम लोग पढ़ते हैं उदाहरण। उदाहरण चिन्ह, इस चिन्ह को दोस्तों अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतरण। अब इंग्लिश की तो ठीक है, हिंदी में तो ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं इन्वर्टेड। क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कहा जाता है। तो इन्वर्टेड कैसे, ये 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर थोड़े हम 2 प्रकार ही मेंशन करते हैं, दोनों का डिस्क्रिप्शन रहेगा, एक ये और दूसरा आपका ये। तो यहाँ पर चिन्ह तो आप एक ये समझ लिए कैसा होता है और दूसरा होता है ऐसा और ऐसा। ठीक है, अब नाम क्या कहते हैं, एक को नाम कहते हैं दोस्तों एकल उदाहरण चिन्ह। दूसरे को कहते हैं दोस्तों दोहरा। एकल का सिंबल होता है दोस्तों ये और ये। ठीक, दोहरे का होता है दोस्तों ये और ये हो गया दोहरा। कहां पर किसका प्रयोग करना है, तो एकल उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कहां किया जाता है दोस्तों, हमेशा याद रखना आप, शब्दों को उभारने में। शब्दों को उभारने में पहला पॉइंट तो, और दूसरा क्या होता है, दूसरा आप उपयोग याद रखिएगा, जब लेखकों के साथ क्या करते हैं, लेखकों के साथ उनका उपनाम लिखा जाता है। तो आप क्या कह सकते हैं, लेखकों के साथ उनका
उपनाम लिखने में। जैसे हमने कहा दोस्तों शिव मंगल सिंह सुमन, तो सुमन कैसा लिखा जाएगा, सुमन को ऐसे लिखा जाएगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन, नवीन कैसे लिखा जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा। मतलब जब उनके नामों को उभारना है तब हम किसका प्रयोग करते हैं, एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर आपका आता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा का कहां पर करेंगे, तो दोहरा उद्धरण चिन्ह का दोस्तों जब किसी के वाक्य या कथन को हूबहू लिखना है, वाक्य या कथन को लिखने में। जैसे हमने लिखा, हमने कहा मैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जब ऐसी बात की जाती दोस्तों तब वहां पर उसको पूरे कथन को लिखना है। तब कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे आप, तब आप जिस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो वो आपका कौन सा होगा, वो होगा आपका दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी के कथन को हूबहू लिखाना है, ठीक है, या किसी स्लोगन्स को लिखना है, या किसी वाक्य को कहीं से उठा के प्रॉपर लिख देना है, तब आप जिस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे वो कौन सा होगा, आपका दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। चलिए जब ये हो गया तो इसके बाद एक और अपन देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हो गए, महत्वपूर्ण में भी आ सकता है। अब हो गया आपके 11, 12वें नंबर का विराम चिन्ह दोस्तों जो आपसे पूछा भी जा सकता है। कौन से नंबर का, 12वें नंबर का। तो आप जब आपसे गलतियां हो जाती, त्रुटियां हो जाती, उन त्रुटियों को दूर करने कोई शब्द छूट जाता है तो वह विराम चिन्ह का आप प्रयोग करते हैं। उस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं, अब आप देखिए, उस विराम चिन्ह को कहते हैं दोस्तों स्मरण चिन्ह, या इसी को क्या कहते हैं, त्रुटि पूरक चिन्ह। क्या कहा हमने दोस्तों, इसी एक चिन्ह को हमने क्या कहा, स्मरण चिन्ह, इसी को हमने त्रुटि पूरक, इसी को एक अच्छा सा नाम देते हैं दोस्तों हंस पद। ठीक, और इसका सिंबल कैसा होता है, इसका सिंबल ये जो नीचे ट्रक के नीचे बना रहता है ना उल्टा वे, तो उल्टा वे के जैसे इसका सिंबल होता है। स्मरण चिन्ह, त्रुटि पूरक चिन्ह या हंस पद चिन्ह, इसका संकेत कैसा होता है, इसका संकेत होता है मित्रों उल्टा वी। तब ये कहाँ प्रयोग किया जाएगा, सिंपल सा आप लिख सकते हैं, जब किसी वाक्य या अनुच्छेद को लिखते समय कोई शब्द विशेष छूट जाता है तब प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को हम क्या कहते हैं, वीर को स्मरण चिन्ह या हंसपद चिन्ह कहते हैं। क्या लिखा हमने, वाक्य लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाता है तब प्रयोग किए जाने वाले। जैसे हम सिंपल सा बोलते हैं दोस्तों, भारत की राजधानी है। अब भूल गए दोस्तों कि लिखना था दिल्ली है, तो यहां पर हम ये चिन्ह लगाएंगे और ऊपर लिखेंगे नई दिल्ली। समझ में आया कि नहीं आया, क्या लिखा हमने, ये हमेशा याद रखिएगा जिस ओर इसका शीर्ष होता है उसी ओर छूटे हुए शब्द को लिखते हैं। क्या काम ने, जिस ओर इसका शीर्ष होगा उसी ओर आप छूटे हुए शब्द को लिखेंगे। क्लियर, ये हो गए 12वां। 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर का विराम चिन्ह तो और भी सरल है, तो आप खुद बोलोगे कि इतना सरल विराम चिन्ह कैसे हो सकता है। तो 13वें नंबर में आता है दोस्तों पुनरुक्त। क्या कहते हैं, पुनरुक्त। आप इसे ये भी कह सकते हैं दोहराव। अब दोस्तों जो पंक्ति ऊपर लिखी है, ऊपर लिखी हुई पंक्ति को हूबहू नीचे लिखने से बचने हेतु प्रयोग किए जाने वाला विराम चिन्ह, ये कैसा होता है दोस्तों, ये होता है ऐसा। याद रखिए, डबल उद्धरण चिन्ह जो होता है, दोहरा उद्धरण चिन्ह जो है, वो उसका मुंह दोनों का एक क्या विपरीत होते हैं। ठीक है, और ये कैसे एक ही है, मतलब रेल के डिब्बे के जैसे होता है पुनरुक्त चिन्ह। तो आप याद रखेंगे, इससे आप सिद्धस्त होंगे। आप लोग इसका ऐसे खूब प्रयोग करते हैं, ये पूरी की पूरी लाइन होती तो आप ऐसे खींच देते, परंतु एग्जाम में आपको इस रूप में बनाना है। तो इसका क्या प्रयोग होगा, ऊपर लिखी हुई लाइन को, ऊपर लिखी हुई पंक्ति को हूबहू नीचे लिखने से बचने हेतु प्रयोग किए जाने वाले विराम चिन्ह को पुनरुक्त या दोहराव चिन्ह कहते हैं। ठीक,
इसके बाद आता है आपका 14वें नंबर का समता बोधक, या इसी को कहते हैं दोस्तों समतुल्यतावाचक। समतुल्यतावाचक आप इसे आसानी से जानते ही होता है इक्वल। ठीक, ये जब दो बराबर पद होते हैं वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसका हिंदी में प्रयोग हम लोग संधि समास इन सब में करते हैं। संधि में भी इसका प्रयोग होता है और समास में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, 14 नंबर हो गया। 15वें नंबर का जो विराम चिन्ह है दोस्तों वो है आपका प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक के बारे में आप अच्छे से वाकिफ हैं। 16वें नंबर का जो चिन्ह है दोस्तों वो है विस्मय सूचक। विस्मय सूचक, या इसी को आप कहते हैं विस्मयादि बोधक। क्या काम ने? विस्मय सूचक या विस्मयादि बोधक। अब इसका प्रयोग और संकेत, इसका संकेत तो ये होता है, याद रखिए, खड़ी पाई के नीचे डॉट। इसका प्रयोग कहां पर होता है? तो दोस्तों जब हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भाव प्रदर्शित करने हो तब किसका प्रयोग करते हैं? विस्मय सूचक शब्द का व विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हमने लिखा प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक का प्रयोग कब करते हैं? पहला पॉइंट तो आप याद रखेंगे कि जब क्या हो, वाक्य से प्रश्न करने का भाव उत्पन्न कब होता है? जब वाक्य से प्रश्न, जैसे हमने कहा तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, एक तो तब किया जाता है। दूसरा प्रयोग कब करते हैं? जब असमंजस पूर्ण स्थिति होती। तुम्हारा नाम अंबर, फिर हम ब्रैकेट में लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, अंबर है। यहां पर क्या, ये प्रश्न का भाव आ रहा है। तो दो स्थितियां होती है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करने की। पहली स्थिति क्या होती है? प्रश्न का भाव उत्पन्न हो, और दूसरी स्थिति होती है संशय की। जब भी असमंजस की स्थिति होगी तब आप किसका प्रयोग करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये हो गया। अब आगे आते हैं, तो आगे के दो विराम चिन्ह, अगला कौन सा है? 18वें नंबर का आपका विराम चिन्ह कौन सा हो गया दोस्तों? 18वें नंबर का हो जाता है कोष्ठक। कौन सा? कोष्ठक होता है। कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं, परंतु हिंदी में 2 प्रकार के ही प्रयोग किए जाते हैं। एक होता है छोटा कोष्ठक और दूसरा होता है बड़ा कोष्ठक। इनका प्रयोग कब करते हैं? तो इनका प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी बात को कहते हैं और वो जो बात होती है, जो शब्द होते हैं वो बहुत क्लिष्ट होते हैं, और उन क्लिष्ट शब्दों का हमें सरल तरीके से अर्थ बताना है। मतलब क्लिष्ट शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने हैं तो हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसके बाद आता है आपका तिर्यक चिन्ह। तिर्यक चिन्ह कैसा होता है आपका? सिंपल ये बना दिया जाता है। मतलब जब शब्दों के मध्य आपको विकल्प बताना है, वाक्यों के मध्य विकल्प बताना है, तब आप किसका प्रयोग करते हैं? तिर्यक चिन्ह का प्रयोग करने। मतलब ये एक प्रकार से वैकल्पिक या ऑप्शन बताने वाला चिन्ह। अथवा का कार्य करता है। कौन सा? तिर्यक चिन्ह आपका अथवा का कार्य करता है। ठीक, इसके बाद अपन देखते हैं 20वें नंबर पे पाद टिप्पण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फुट नोट। क्या कहते हैं? फुट नोट। और इसका संकेत होता है दोस्तों स्टार 1 2 3। ठीक, ये तब प्रयोग कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों शब्दों के ऊपर प्रयोग किया जाता है, ये बताने के लिए कि ये शब्द जो है तो यहां से लिया गया, यहां से लिया गया। ये बुक में संदर्भ के रूप में प्रयोग होता है। अब आखिरी चिन्ह है दोस्तों समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक। अब समाप्ति सूचक का प्रयोग कहां पर करेंगे, कैसे करेंगे? तो जब दोस्तों हमारा जो निबंध है समाप्त हो जाता है, हमारा उपन्यास समाप्त हो जाता है, हमारी बातें पूरी तरह समाप्त हो जाती है, तब आखिरी अनुच्छेद के रूप में इस तरीके का जो चिन्ह लगाया जाता है उसे कहते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह।
क्या कहते हैं दोस्तों, समाप्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। और इसी संकेत के साथ ही हमारी आज की क्लास समाप्त होती है दोस्तों। ठीक, उम्मीद करते हैं कि विराम चिन्ह का टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और जो विराम शब्द है वो ठहराव दे रहा है, निश्चित ही आपके जीवन को भी ठहराव देगा। आप बिल्कुल स्टेबिलिटी को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।